आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से शुरू हो रही है जो हर चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में और भी बड़ा हो जाता है। आखिर राहुल गांधी कब तक? और ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चलने वाला कोई हैशटैग नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों लोगों के मन की बात है जिन्होंने कभी कांग्रेस को एक पूरे दौर की पहचान माना था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल के इर्द गिर्द कांग्रेस की अंदरूनी चुनौतियों और जमीनी हकीकत से उसकी बढ़ती दूरी का एक गहरा विश्लेषण करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। इन दस्तावेजों का असल मकसद एक ऐतिहासिक पार्टी के आज और कल को समझना है। तो आज हम इन स्रोतों की मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि असली जड़ कहाँ है। क्या वो नेतृत्व में है, संगठन के ढांचे में है, या फिर उस नए भारतीय वोटर की उम्मीदों को समझने में है जो पूरी तरह बदल चुका है। चलिए इन वजहों की तय कर चलते हैं। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जो बात इन रिपोर्टों में सबसे पहले ध्यान खींचती है वो ये है कि राहुल गांधी को एक ही समय में उम्मीद और बोझ दोनों की तरह देखा जाता है। हाँ। उनके समर्थक उन्हें साहसी और ईमानदार बताते हैं, तो आलोचक उन्हें राजनीति में कच्चा और अस्थिर कहते हैं। लेकिन एक लाइन है जो पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। अच्छा। उसमें लिखा है, समस्या ये नहीं कि राहुल गांधी हैं, समस्या ये है कि सिर्फ वही हैं। इसे कैसे समझें? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है और शायद पूरी समस्या का सार इसी में छिपा है। इन रिपोर्टों का विश्लेषण कहता है कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस की पूरी राजनीति एक व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। पूरा ढांचा, हर फैसला, हर रणनीति गांधी परिवार पर आकर टिक जाती है। और यही वजह है। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी मेहनत करते भी हैं तो उसका असर जमीन पर वोटों में नहीं बदल पाता। अच्छा। इसके पीछे कई परतें हैं। एक तो उनकी छवि पर सालों से जो वो अविश्वास का ठप्पा लगाने की कोशिश हुई है वो है। सही। दूसरा एक बेहद कमजोर संगठनात्मक ढांचा जो उनकी मेहनत को बूथ तक पहुंचा ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली से लिए गए फैसले जो अक्सर जमीनी हकीकत से कोसों दूर होते हैं। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी पर ध्यान देना असल में उस बड़ी समस्या से ध्यान भटकाना है जो पूरे संगठन में फैली हुई है, कि असली मुद्दा व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा सिस्टम है। काफी हद तक। आप सोचिए, एक नेता पदयात्रा में हजारों किलोमीटर चलता है, लेकिन अगर उस रास्ते पर स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद ही ना हो या उनके पास कोई अधिकार ही ना हो। एग्जैक्टली, तो वो भीड़ वोटों में कैसे बदलेगी? स्रोत इसी खाई की तरफ इशारा करते हैं। वैसे कहते हैं, पुराने जमाने की सोच, नए युग की राजनीति। आज की राजनीति 24/7 चलती है। ये डिजिटल कैंपेन, डेटा एनालिस्ट, बूथ मैनेजमेंट और एक सधे हुए नैरेटिव का खेल है। जबकि इन दस्तावेजों के मुताबिक कांग्रेस आज भी पुरानी फाइलों और पुरानी राजनीतिक भाषा में अटकी हुई लगती है। वो मुद्दे तो सही उठाते हैं, लेकिन उसे जनता तक पहुंचाने का तरीका पुराना पड़ चुका है। ये बात तो हैरान करने वाली है कि एक राष्ट्रीय पार्टी को स्थानीय नेतृत्व के बिना एक खोखली मशीनरी तक कहा जा रहा है। क्या स्रोत इस हाईकमांड कल्चर के कुछ ठोस उदाहरण भी देते हैं कि ये जमीन पर काम कैसे करता है, या कहें कि कैसे काम नहीं करता? हाँ, इसमें काफी विस्तार से बताया गया है। एक उदाहरण टिकट बंटवारे का है। स्रोत बताते हैं कि कई राज्यों में ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं जिन्हें स्थानीय कार्यकर्ता पहचानते तक नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी दिल्ली में अच्छी पकड़ है। बिल्कुल। इसका सीधा असर उस कार्यकर्ता के मनोबल पर पड़ता है जो सालों से जमीन पर मेहनत कर रहा है। एक और बात जो सामने आती है वो है अधिकारों की कमी। स्थानीय अध्यक्षों को नाम के लिए तो पद दे दिया जाता है, लेकिन छोटे छोटे फैसलों के लिए भी उन्हें दिल्ली की मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। जब जोखिम लेने वाले नेताओं को सही समय पर पार्टी का साथ नहीं मिलता तो धीरे धीरे वो या तो शांत हो जाते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं। और नतीजा वही होता है, एक खोखली मशीनरी। और जब संगठन इस तरह अंदर से खोखला हो जाए और सारे फैसले दिल्ली से होने लगे तो इसका सीधा असर जनता के भरोसे पे भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल। स्रोत में इसी से जुड़ी एक बहुत ही सटीक बात कही गई है, जब जमीन ही खिसक जाए तो मंजिल कैसे मिले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ संगठन की कमजोरी नहीं, ये भरोसे का संकट है। आज की राजनीति सिर्फ हिसाब किताब या विचारधारा की नहीं रही, ये भावनाओं, एक कहानी से जुड़ाव और भरोसे की हो गई है।
कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे उठाती है, लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा उससे जुड़ नहीं पाता। क्यों? एक वजह तो वही पुरानी राजनीतिक भाषा है। दूसरी और शायद ज्यादा बड़ी वजह भरोसे का संकट है। स्रोत के मुताबिक जनता के मन में एक सीधा सवाल उठता है, ये सब मुद्दे तो ठीक हैं, पर जब आप सत्ता में थे तब आपने इन्हें हल क्यों नहीं किया? और कांग्रेस इस सवाल का कोई ठोस और भावनात्मक जवाब आज तक तैयार नहीं कर पाई है। और इसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कैसा पड़ता है? लगातार हार का सामना करना आसान नहीं होता होगा। इसका बहुत गहरा असर होता है। इन रिपोर्टों में एक चिंताजनक बात का जिक्र है। कार्यकर्ताओं में एक हार मान लेने वाली मानसिकता घर कर गई है। अच्छा। जब उन्हें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व गंभीर नहीं है या फैसले सही नहीं हो रहे, तो वो भी चुनाव से पहले ही हथियार डाल देते हैं। तो ये एक चक्र की तरह है। हाँ बिल्कुल, एक चक्र की तरह है। कमजोर संगठन से हार मिलती है और लगातार हार से संगठन और भी कमजोर हो जाता है। ये भरोसे का संकट सिर्फ जनता और पार्टी के बीच नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर भी है। चलिए अब वापस राहुल गांधी पर आते हैं। भले ही समस्या सिस्टेमिक हो, लेकिन नेता के तौर पर उनकी अपनी भूमिका तो है ही। क्या स्रोत उनकी कुछ खास राजनीतिक कमजोरियों पर भी रोशनी डालते हैं? हाँ, डालते हैं। पहली और सबसे बड़ी कमजोरी जो बताई गई है वो है चुनावी रणनीति में निरंतरता की कमी। मतलब एक चुनाव में वो किसानों के मुद्दे पर फोकस करते हैं, दूसरे में अमीरी गरीबी की खाई पर, तीसरे में संविधान बचाने की बात करते हैं। मुद्दे सारे जरूरी हैं, लेकिन एक सीधी और लंबी कहानी नहीं बन पाती जिससे वोटर लंबे समय तक जुड़ा महसूस कर सके। तो नैरेटिव बदलता रहता है। हाँ, हर कुछ महीने में नैरेटिव बदल जाने से ऐसा लगता है कि पार्टी खुद ही उलझन में है कि उसका मुख्य मुद्दा क्या है। और उनकी संवाद शैली के बारे में क्या? अक्सर ये कहा जाता है कि वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाते। यहाँ स्रोत एक दिलचस्प फर्क बताते हैं। जनता भाषा बनाम किताब भाषा। जनता भाषा बनाम किताब भाषा। हाँ, हर वोटर, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों का वोटर, सरल और सीधी बात पसंद करता है। उसे चाहिए विकास, नौकरी, सुरक्षा। लेकिन राहुल गांधी की भाषा अक्सर एकेडमिक और विचारधारा पर आधारित लगती है। वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शायद सही होते हैं, लेकिन वो सीधे दिल तक नहीं पहुंचते। एक और बात जो कही गई है वो ये कि राजनीति में जहां एक राजनीतिक आक्रामकता या आग की जरूरत होती है, वहां वो अक्सर एक शांत विचारक की तरह नजर आते हैं। जो कि व्यक्तिगत तौर पर एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन चुनावी राजनीति की अपनी अलग मांगे होती हैं। तो इतनी सारी चुनौतियां, कमजोर संगठन, भरोसे का संकट, नेतृत्व की उलझन के बाद तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की वापसी मुमकिन भी है, या ये मान लिया जाए कि अब देर हो चुकी है? ये एक जरूरी सवाल है, और दिलचस्प बात यह है कि इन दस्तावेजों में इसका जवाब हाँ में दिया गया है। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वापसी किसी जादुई भाषण या एक और यात्रा से नहीं होगी। इसके लिए जमीन पर बहुत ही ठोस और वास्तविक बदलाव करने होंगे। सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाना होगा। तो वो वास्तविक बदलाव क्या है? क्या स्रोतों में कोई रोड मैप सुझाया गया है? हाँ, एक 4 सूत्रीय रोड मैप का जिक्र है। सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन करने में बेहद मुश्किल है। पहला कदम है हाई कमांड कल्चर को खत्म करना। इसका मतलब है स्थानीय नेताओं को असली अधिकार और भरोसा देना। फैसले दिल्ली के बंद कमरों से नहीं, बल्कि राज्यों और जिलों से आने चाहिए। लेकिन क्या हाई कमांड कल्चर खत्म करना इतना आसान है? ये तो दशकों से पार्टी के डीएनए का हिस्सा रहा है। स्रोत मानते हैं कि ये सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौती है। हाँ, ये तो है। इसे बदलने का मतलब है कि गांधी परिवार को खुद अपनी शक्ति कम करनी होगी और पुराने नेताओं को अपनी पकड़ छोड़नी होगी, जो आसान नहीं है, लेकिन इसके बिना जमीनी संगठन को फिर से खड़ा करना नामुमकिन है। बिल्कुल। यहीं पर दूसरा कदम आता है बूथ स्तर पर मजबूती। बीजेपी की सफलता का एक बड़ा राज उसकी बूथ मैनेजमेंट मशीनरी है। सही। कांग्रेस को भी वैसी ही एक सेना फिर से तैयार करनी होगी जो हर घर, हर वोटर तक पहुंच सके। और नैरेटिव का क्या? जो अस्थिरता की बात हमने पहले की थी, उससे कैसे ठीक किया जा सकता है? वो तीसरा कदम है, एक स्थिर और लंबा नैरेटिव बनाना। हर 2 महीने में मुद्दा बदलने की बजाय एक ऐसी कहानी तैयार करना जो अगले 5-10 साल तक चले। एक विजन। हाँ, एक ऐसा विजन देना जिससे देश का युवा, महिला, किसान, हर कोई जुड़ सके। वो कहानी सिर्फ सरकार की आलोचना पर नहीं, बल्कि कांग्रेस के अपने सकारात्मक एजेंडे पर आधारित होनी चाहिए। और चौथा कदम? और चौथा और आखिरी कदम है युवाओं को असली जगह देना।
सिर्फ सोशल मीडिया टीमों में नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में। पार्टी में नई ऊर्जा और नई सोच तभी आएगी जब युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इन सब बातों के बाद हम फिर उसी मूल सवाल पर लौटते हैं, राहुल गांधी कब तक? इन स्रोतों का अंतिम निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष बहुत साफ है। जब तक कांग्रेस एक मजबूत, स्वतंत्र और जमीनी वैकल्पिक नेतृत्व की पूरी फौज तैयार नहीं कर लेती, तब तक राहुल गांधी चेहरा बने रहेंगे। क्योंकि कोई और है ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनके अलावा कोई दूसरा अखिल भारतीय चेहरा है ही नहीं। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत रूप से दो ही रास्ते सम्मानजनक हैं। वो क्या है? या तो वो पूरी ताकत, अधिकार और आक्रामकता के साथ नेतृत्व करें, या फिर एक स्पष्ट घोषणा के साथ पीछे हटकर किसी और को कमान सौंप दें। ये जो बीच वाला रास्ता है, जहां वो नेता भी हैं और नहीं भी, ये पार्टी और उनके अपने राजनीतिक भविष्य दोनों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। तो अंत में कांग्रेस के भविष्य को लेकर सबसे बड़ी सीख क्या है जो इन स्रोतों से मिलती है? अंत में स्रोत कांग्रेस के भविष्य को 3 कामों से जोड़ते हैं जो उसे बिना देरी किए करने होंगे। संगठन को जमीनी स्तर पर फिर से जिंदा करना, स्थानीय नेताओं को राजनीति के केंद्र में लाना और एक ऐसी स्पष्ट कहानी बनाना जो बदले हुए भारत के मन को छू सके। मतलब कांग्रेस का भविष्य राहुल गांधी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी जीत सिर्फ और सिर्फ उन पर निर्भर नहीं हो सकती। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। स्रोत एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। भारत बदल चुका है, कांग्रेस कब बदलेगी? शायद इसी एक सवाल का जवाब आने वाले दशकों की भारतीय राजनीति की असली कहानी लिखेगा।